तो गाइस आज हम बात करेंगे मेजर किम के चैप्टर नंबर 92 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था टॉम ली ने यूचन का कान काट दिया होता है, यानी कि पूरा का पूरा अलग कर दिया होता है। यूचन जो कि एक कमाल का फाइटर होता है अभी अपने हाथ में लगा हुआ खून देख रहा होता है जो कि उसके कान से ही उसके हाथ में लगा था। यूचन अपने हाथ को देखते हुए कहता है खुद से, इस राक्षस से लड़ने के लिए सिर्फ 1 सेकंड आगे के अटैक्स प्रिडिक्ट करना काफी नहीं होगा। मुझे और ज्यादा ऊंचाइयों को छूना होगा, मुझे और ज्यादा आगे बढ़ना होगा, मुझे अपनी लिमिट्स को क्रॉस करना होगा। और यूचन अभी खुद को तैयार कर लेता है लिमिट्स के पार जाने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं टॉम और यूचन के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। यूचन टॉम के सारे अटैक से बच रहा होता है, लेकिन टॉम यूचन के अटैक से नहीं बच पा रहा होता। यूचन लगातार कई बार टॉम के मुंह पे अटैक करता है। बढ़िया पंचेस खाने के बावजूद भी टॉम ज्यादा परेशान नहीं लग रहा होता। हम देखते हैं टॉम एक मुक्का मारता है यूचन के, लेकिन यूचन उस मुक्के से भी बच जाता है। ये देख के टॉम कहता है, प्रिडिक्टेड, मेरे अटैक्स को प्रिडिक्ट किया जा रहा है, लेकिन तुझे पता है मैं भी काफी हद तक ये देख सकता हूँ कि तू अगला कौन सा अटैक करने वाला है। और टॉम एक घुमा के लात मारता है यूचन के, जिससे यूचन बच भी नहीं पाता। यूचन के मुंह से हल्का हल्का खून निकलने लगता है और वो खुद से कहता है, इस अटैक से मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी टक्कर किसी ट्रक से हो गई है। लेकिन यूचन खुद को संभालते हुए उछल के टॉम के ऊपर आ जाता है। उसके बाद उसके पीछे आके उसकी कमर में एक लात मारता है। टॉम इस लात से हल्का सा आगे तो जाता है, लेकिन फटाक से टॉम अपनी बॉडी में काबू पा लेता है और एक स्माइल के साथ यूचन को बोल रहा होता है, बन गया, मैं तेरी ताकत नापने की एक मशीन बन गया। लेकिन इतने में ही यूचन टॉम के लात मार के उसको जमीन में चिपका देता है और लगातार टॉम के लाते ही लाते बजाने लगता है और साथ में अपने मन में बोल रहा होता है, ये कहना थोड़ा सा शर्मनाक होगा, लेकिन मैं अपनी ताकत को इस बंदे की ताकत से ज्यादा करना चाहता हूँ। ये राक्षस सच में काफी ज्यादा ताकतवर है। मेरी इंस्टिंक्ट मुझे ये बात बता रही है कि अगर मैंने इस इंसान को हरा दिया तो मैं अपनी लिमिट्स को एक बार फिर से क्रॉस कर दूंगा। ये फाइट डिपेंड करती है मेरे सेंसेस में, और जिस पल मैंने इस बंदे को हरा लिया उसके बाद से ऐसा कोई भी अटैक नहीं होगा जिसको मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊंगा। हम देखते हैं टॉम अपनी उंगलियों से एक अटैक करता है यूचन की आंखों में, लेकिन यूचन उस हमले से बच जाता है। यूचन अभी टॉम को बिल्कुल ऐसे देख रहा होता है जैसे टॉम उसकी जिंदगी का फाइनल बॉस होगा। लेकिन यूचन पगले को कौन बताया कि पीटीजे यूनिवर्स में गैप्रियोंग किम नाम के जैसे बंदे भी मौजूद हैं, मतलब मौजूद थे। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं स्कूल का सीन, जहाँ पे सैरा सीन होती है। सैरा अभी गुगुएनचो के सामने ड्रामे कर रही होती है, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था। गुगुएनचो को सैरा के ऊपर दया आ रही होती है और वो कहता है, सैरा आखिर तुम्हारा इस बात से मतलब क्या है कि तुम्हारे पास कोई जगह नहीं है जाने के लिए। सैरा फर्स्ट क्लास एक्टिंग करते हुए कहती है, टीचर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरी पूरी जिंदगी में मेरे साथ बस अत्याचार ही हुआ है। मेरे फादर ने हमेशा मुझे एक बोझ की तरह माना है। मुझे अपने फादर से बहुत ज्यादा नफरत है, इसलिए मैं अपने घर से कई बार भागी हूँ और इसीलिए मुझे नहीं पता कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। आखिर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते। लेकिन साथ ही साथ में सैरा अपने मन में बोल रही होती है, तो ठीक है अब मुझे पता है कि सर गुगुएनचो असल में है कौन, लेकिन अब वक्त है गुगुएनचो की परीक्षा लेने का। मैं जानना चाहती हूँ कि इन्हें कितना पता है। तो खैर जैसे ही सैरा भी रोना धोना कर रही होती है गुगुएनचो के सामने, गुगुएन अपने दोनों हाथों से सैरा का हाथ पकड़ता है और कहता है, सैरा इस दुनिया में कई सारे तरीके के लोग होते हैं, लेकिन इसमें कोई भी हैरान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस दुनिया की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए इतने सारे लोगों में हर तरीके के इंसान का होना लाजमी है। लेकिन उन सारे लोगों में हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हमारा परिवार होता है। जब मैं जवान था, जिस वक्त मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आया करता था, उस वक्त मुझे भी अपने परिवार वाले पसंद नहीं थे। लेकिन अब जब मैं अपनी जिंदगी में पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि अपनी जवानी के दिनों में मैं जो कुछ भी कर रहा था, क्या वो करना मेरे लिए जरूरी था। मैं जानता हूँ अभी मैं जो तुम्हें बात बोल रहा हूँ तुम्हें अभी वो समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन यार सैरा का ध्यान गुगुएनचो की बातों में नहीं होता, क्योंकि सैरा अभी देख रही होती है गुगुएनचो के पीछे। हम देखते हैं गुगुएनचो के पीछे एक हट्टा कट्टा बंदा खड़ा होता है, जो कि यहाँ स्कूल में एक नया टीचर होता है और ये बंदा रशियन होता है। भले ये बंदा स्कूल में टीचर बन के आया होता है, लेकिन असल में ये टीचर नहीं होता, असल में ये एक हत्यारा होता है। और सैरा की नजरें एक सेकंड में ही इस बात को पहचान जाती हैं, इसलिए सैरा अपने मन में बोल रही होती है, सिचुएशन धीरे धीरे खराब हो रही है, मुझे समझ आ रहा है सर जो कैसी सिचुएशन में है। ये जो नया रशियन टीचर यहाँ पे आया है, इसको देख के मैं साफ साफ कह सकती हूँ अगर जरूरत पड़ी तो ये चाकू या फिर बंदूक निकालने में बिल्कुल भी हिचकिचाएगा नहीं। इसको यहाँ के स्टूडेंट्स या फिर किसी भी बात की कोई भी चिंता नहीं है। और ये जो रशियन बंदा होता है इसका नाम होता है व्रोंस्की। सैरा भी काफी देर से व्रोंस्की को देखे जा रही होती है, और क्योंकि व्रोंस्की एक प्रोफेशनल किलर होता है इसलिए वो इस बात को नोटिस कर लेता है और पीछे घूम के सैरा की तरफ एक हैवान वाली स्माइल करता है। सैरा भी वापसी में एक स्माइल करती है और अपने मन में बोल रही होती है, मुझे नहीं लगता ये मामला इतनी आसानी से खत्म होने वाला है, मुझे जल्दी करनी होगी। इसके बाद हम देखते हैं उन दो बंदों को जो 1-2 चैप्टर पहले सैरा के सामने जानबूझ की नकली लड़ाई लड़ रहे थे। ये दोनों अभी साथ में वॉशरूम जा रहे होते हैं और आपस में ऐसे ही हल्की फुल्की झड़प करते हुए बोल रहे होते हैं, कम ऑन अपने
हाथ मेरे शर्ट में मत लगा। दूसरा बंदा कहता है चिल मैन, ऐसा होता रहता है। लेकिन तभी ये दोनों देखते हैं इनके सामने बॉयज टॉयलेट में खड़ी है सैरा सिन, और सैरा यहाँ पे खड़ी होकर इनके सामने स्माइल कर रही होती है। ये देख के जेफ लोगन सैरा को कहता है हे, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? सैरा कहती है रुक जाओ, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, तो मुझे बताओ क्या तुम अपने टीचर की सच में मदद करना चाहते हो? लोगन कहता है आखिर ये कुतिया अचानक से ये क्या बोल रही है, मेरे समझ नहीं आ रहा। लेकिन ऑब्वियसली लोगन यहाँ पे एक्टिंग कर रहा होता है, उसको समझ आ चुका होता है। इसलिए सैरा दोबारा से कहती है चीजें यहाँ से और ज्यादा खतरनाक होने वाली है जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा। देखो मैं तुम्हें सारी बात तो नहीं बता सकती, लेकिन इतना बता सकती हूँ, मैं यहाँ पे टीचर की मदद करने के लिए आई हूँ। अभी जो दूसरा चश्मे वाला बंदा होता है वो सैरा की बात को सुन के एक गहरी सोच में होता है। और इसके बाद हम देखते हैं एक पुराना सीन जहाँ पे लोगन और ये चश्मे वाला बंदा एक जगह पे बैठे हुए होते हैं, और इनके चेहरे को देख के लग रहा होता है जैसे इन्होंने किसी से मार खाई है या फिर आपस में ही लड़े हैं। और इन दोनों के सामने बैठा हुआ होता है गुगवेन चो। दरअसल ये दोनों अभी पुलिस स्टेशन में होते हैं जहाँ पे इनको छुड़वाने के लिए गुगवेन चो आया होता है। लेकिन ये लोग गुगवेन चो के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे होते, इसलिए गुगवेन चो इनको बताता है कि वो प्योंगयान चो का बेटा है, और प्योंगयान चो पूरे के पूरे चाइना में एक बहुत ज्यादा मशहूर हस्ती होती है, बल्कि पूरी की पूरी दुनिया में। गुगवेन चो की बात सुन के लोगन कहता है क्या इसका मतलब तुम तियान भाई तियान ग्रुप के वारिस हो? गुगवेन कहता है हाँ, अगर टेक्निकली कहे तो मैं हूँ, इसलिए मैं समझ सकता हूँ तुम किस तरह के हो। मैं जानता हूँ तुम क्यों एक दूसरे से रोज फाइट करते रहते हो और ऐसे बदमाशों की जिंदगी जीते हो। तुम ऐसे लड़ झगड़ के अपनी परेशानियों से भागना चाहते हो, है ना? तभी इनमें से एक बंदा कहता है लेकिन सर आप हमें अपनी सच्चाई बता रहे हो कि क्या ये सही रहेगा आपके लिए? गुगवेन एक स्माइल के साथ कहता है मैं जानना चाहता हूँ तुम बच्चों के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, आखिर तुमने अपनी जिंदगी को ऐसे बर्बाद करके क्यों रखा हुआ है? मैं चाहता हूँ तुम मेरे ऊपर यकीन करो, और इसीलिए मैं तुम्हें अपना सीक्रेट बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ हम आपस में दोस्त की तरह रहें और खुले दिल से आपस में बात करें। मुझे अपना दोस्त ही समझो जो तुमसे अब काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। मैं भी तुम्हारी उम्र में तुम्हारी ही तरह था, मैं भी अपनी जिंदगी में भटक चुका था, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और तुम्हें पता है तुम्हारी जिंदगी में कम से कम एक तो ऐसा इंसान होना चाहिए जिसके ऊपर तुम यकीन कर सको। ये मेरा मानना है, बाकी तुम क्या सोचते हो वो तुम्हारे ऊपर है। इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में वापस आते हैं जहाँ पे जो चश्मे वाला लौंडा होता है वो सैरा से कहता है क्या हम तुम्हारे ऊपर सच में यकीन कर सकते हैं? सरचो हमारी जिंदगी में वो पहले इंसान थे जिन्होंने हमारी कहानी सुनने में दिलचस्पी दिखाई थी। सरचो वो पहले इंसान थे जिन्होंने हमारा फ्यूचर सुधारने में दिलचस्पी दिखाई थी। उन्होंने हमें बाकी अडल्ट्स की तरह ताने नहीं दिए, वो एक अकेले ऐसे अडल्ट हैं जिन्होंने हमें समझा है। इसलिए मैं तुमसे एक बार फिर से पूछता हूँ क्या हम तुम्हारे ऊपर यकीन कर सकते हैं? सैरा बिल्कुल सीधा जवाब देती है देखो मुझे नहीं पता कि तुम मेरे ऊपर यकीन कर सकते हो या फिर नहीं, क्योंकि बेसिकली मैं सिर्फ पैसों के लिए काम करती हूँ, लेकिन कम से कम इस बार मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगी ताकि मैं तुम्हारा भरोसा जीत पाऊँ। इसके बाद हम दूसरे सीन में देखते हैं व्रॉन्सिकी को जो कि अभी एक क्लास के अंदर एंटर कर रहा होता है और कॉल पे किसी से बात करते हुए बोल रहा होता है हे सोफिया, मैं इस वक्त कोरिया में हूँ, मैं यहाँ पे एक अंडर कवर मिशन के लिए आया हूँ। हाँ तुम सही समझी, ये त्यान वाई त्यान ग्रुप से रिलेटेड है। मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था अगर मैंने ये काम करा तो वो मुझे काफी सारा पैसा देंगे। लेकिन जैसे ही व्रॉन्सिकी अपनी नजरें घुमा के क्लास की तरफ आगे देखता है तो उसके सामने एक भी बच्चा नहीं होता। इसलिए व्रॉन्सिकी सोफिया को कॉल पे कहता है मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और भाई लोग आपको बता दूं व्रॉन्सिकी जिस सोफिया से कॉल पे बात कर रहा था वो सोफिया अलेक्जेंडर सोफिया भी हो सकती है, और अलेक्जेंडर सोफिया लुकिसम में जे होंग की टीचर है। तो खैर जैसे भी व्रॉन्सिकी देखता है कि सामने क्लास में कोई भी नहीं बैठा हुआ है, इसलिए व्रॉन्सिकी खुद से कहता है क्या आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? मुझे तो लगता था ये रशियन क्लास चलने वाली है यहाँ पे। लेकिन इतने में ही व्रॉन्सिकी की नजर पड़ती है सबसे पीछे वाली बेंच में जहाँ पे सैरा सिन बैठी हुई होती है, और सैरा के साथ एक टकला भी हेड डाउन करके बैठा हुआ होता है। सैरा व्रॉन्सिकी को वहाँ से बैठे बैठे कहती है वो रशियन क्लास यहाँ से अब शिफ्ट हो गई है, मुझे लगता है तुम यहाँ पे नए आए हो इसलिए तुमने ये सुना नहीं होगा। वैसे मुझे भी नहीं पता था कि वो क्लास यहाँ से शिफ्ट हो गई है, क्योंकि मेरा भी आज यहाँ पे पहला दिन है। अजीब से दिखने वाले टीचर जिसको देख के किसी को भी तुम्हारे ऊपर शक हो जाएगा। क्या तुम मेरी बात समझ गए? आज के दिन तुम्हें काफी सारे नए चेहरे देखने को मिल रहे होंगे, है ना? ये बात सुनते ही व्रॉन्सिकी अपने कोट से चाकू निकाल लेता है और सीधा चलता हुआ आता है सैरा की तरफ और कहता है ध्यान से सुन लड़की, बहुत सारा पैसा दाव पे लगा है, और अगर कोई इस मामले में टांग नहीं अड़ाता तो मैं चुपचाप से यहाँ पे अपना काम खत्म करके निकल लूंगा। इसलिए मैं सीधा मुद्दे की बात करता हूँ, प्योंगयान चो का सेकंड सन कहाँ है? सैरा की गर्दन में चाकू लगा हुआ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी सैरा एक स्माइल के साथ कहती है किसको पता कि वो कहाँ होंगे, मैं भी सोच रही हूँ आखिर वो कहाँ हो सकते हैं। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं गुगवेन चो को जिसके सामने क्लास के दोनों लौंडे आते हैं, और गुगवेन के पास आते ही ये गुगवेन को बोल रहे होते हैं टीचर जल्दी करो, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। मैं अपने फादर को भी ये बात बता चुका हूँ। टीचर आपको कार चलानी आती है ना? चलो चलो जल्दी यहाँ से निकलना होगा हमें। गुगवेन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, इसलिए गुगवेन कहता है एक मिनट मुझे बताओ तो आखिर हुआ क्या है? लेकिन लौंडे अभी लगातार बोल रहे होते हैं वो लड़की उसका वहाँ पे ध्यान
बटा रही है, तब तक हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी करो। गुगुएन कहता है कौन लड़की? और वहीं जो सैरा होती है व्रॉन्सिकी को बोल रही होती है, मुझे लगता है इस वक्त वो ऐसे लोगों के साथ है जिनके ऊपर वो यकीन कर सकते हैं। व्रॉन्सिकी हैवान कहता है क्या ऐसे इंसान के साथ जिसके ऊपर वो यकीन कर सकता है? तू जो भी बोल रही है साफ साफ बोल, क्योंकि मुझे तेरी बात समझ में नहीं आ रही। और अभी जो ये रशियन होता है कोरियन भाषा में सब कुछ बोल रहा होता है, इसलिए सैरा कहती है जरा देखो तो तुम्हारी कोरियन तो काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है अगली बार जब तुम कोई अंडरकवर मिशन करने के लिए आओ तो तुम्हें वो मिशन किसी और को सौंप देना चाहिए, क्योंकि इस मिशन को पूरा करने के लिए तुम काफी ज्यादा बड़े हो। क्यों एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मैंने सही बोला ना? इतने में ही हम देखते हैं जो टकला सैरा के बगल में हेड डाउन करके बैठा हुआ था और उसके हाथ में जो एक नकली हाथ लगा होता है उसको निकालते हुए कहता है हाँ मैनेजर सिन, तुमने बिल्कुल सही कहा। और ये जो बंदा होता है ये होता है ब्लू ड्रैगन सर्विस सेंटर का लीडर, लेकिन इस वक्त ये काम कर रहा होता है बेको हाम के लिए, यानी कि टॉम ली के लिए। इस बंदे को हमने पहले भी एक बार देखा था, इसका नाम होता है यूशंग, जिसकी उम्र 42 साल होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक पुराना सीन जहाँ पे सैरा टॉम से मोबाइल में बात करते हुए बोल रही होती है क्या ब्लू ड्रैगन सर्विस सेंटर? टॉम कहता है हाँ, शोंगहो को वहाँ पे पहुँचने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, इसलिए जब तक शोंगहो वहाँ पे पहुँचता है तुम कॉल करके उस इंसान को वहाँ पे बुला लो। भले ही उस टकले को देख के लगता नहीं है, लेकिन वो टकला बहुत ज्यादा काम का है। वैसे टॉम ने यूशंग को टकला नहीं कहा होता, वो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसे टकला बोलने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। तो खैर इसके बाद यूशंग अपने हाथों को चटकाते हुए व्रॉन्सिकी को कहता है अगर तू यहाँ पे अंडर कवर मिशन करने के लिए आया है तो तुझे यहाँ पे शांति से काम करना चाहिए था। तू हरामजादे, क्या तुझे ऐसा नहीं लगता? मैनेजर शिन, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, इस बार मुझे मत रोकना। और सैरा एक स्माइल के साथ अपने मन में बोल रही होती है हुशंग किम, तो फाइनली ये बंदा यहाँ पे आ चुका है। एक ऐसा इंसान जो टॉम ली को अपना आदर्श मानता है, एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल टॉम ली की तरह बनना चाहता है, साथ ही साथ में एक ऐसा इंसान जिसकी टॉम ली ने खुद तारीफ करी है। सर टॉम ने कहा था ये इंसान इतना भी बुरा नहीं है, ये हमारे काफी ज्यादा काम आ सकता है। इसके बाद यूशंग अपना टकला लगाता है व्रॉन्सिकी के सर पे और कहता है अब तू तैयार हो जा, क्योंकि मैं तेरे साथ बिल्कुल ऐसे फाइट करूंगा जैसे तू टॉम ली होगा। और यार यूशंग टॉम से इतना ज्यादा इंस्पायर्ड हुआ होता है ना कि वो टॉम की काफी ज्यादा नकल भी करता है और उस नकल में ताकत की नकल करना भी शामिल है। तो खैर अगले चैप्टर में हम देखेंगे व्रॉन्सिकी वर्सेस यूशंग, लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।